इंट्रॉपी के बेसिक कॉन्सेप्ट के जानने के बाद अब हम डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस को ग्राफिकली टीएस डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम लोग इस बारे में जानेंगे। जब ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम सीख लेते हैं तब हम किसी भी पावर साइकिल का टीएस डायग्राम बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको इंट्रॉपी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया है। अब हम लोग डिफरेंट प्रोसेस जो है उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। तो अगर आपने 5 डिफरेंट पावर साइकिल जो हमारे सिलेबस में है अगर उसको गौर से समझा होगा तो उन पांचों में एक प्रोसेस जो है वो कॉमनली है, प्रेजेंट है, जो कि है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस ना। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को अगर हम देखें तो ये आपको कहीं ना कहीं कार्नोट साइकिल में भी है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल और ब्रेटन साइकिल में भी प्रेजेंट है, जिसमें कि 4 में तो 2 प्रोसेस हमारा कॉमन है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन और रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जिसे हमने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी कहा था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को टीएस डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले प्रोसेस को समझते हैं ना। तो हमारे लिए जो पहला प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। आज हम इस चीज को भी समझेंगे कि इसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्यों कहते हैं, राइट। इसका इक्वेशन हम लोग जानते हैं, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ अब टीएस डायग्राम में ना हमें टेम्परेचर और एंट्रोपी के वेरिएशन को समझना है, राइट। इस इक्वेशन से बहुत आसानी से हम लोग समझते हैं, जैसा कि हमने देखा भी है ना, कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अभी मैं ट्रेंड के लिए ये लिख रहा हूं, पावर्स अलग अलग होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। और एक चीज और मैंने बताया था ना कि एक ऑब्जर्वेशन आपके पास ये है इक्वेशन ना, और अगर आप किसी तरह प्रेशर और टेम्परेचर का देखेंगे तो जो वेरिएशन प्रेशर का है वही वेरिएशन हमारा टेम्परेचर का रहता है, राइट। इक्वेशंस अलग अलग होंगे, मैं सपोर्ट के लिए लिख दे रहा हूं ना। तो अगर यहां से हम लिखें तो P2 बाई P1 विल बी इक्वल्स टू V1 बाई V2 टू द पावर गामा। आप देख सकते हैं 2/1 रेशियो जो है ये 1/2 है, पावर अलग है बट ट्रेंड क्या है, इनवर्सली ट्रेंड है, ओके। इसकी अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को देखेंगे ना तो एक बेहतरीन फॉर्मूला है, T2/T1 बराबर P2/P1 टू द पावर गामा माइनस 1 गामा। पावर कुछ भी हो लेकिन ट्रेंड देखें 2/1 2/1, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ट्रेंड में आ जाता है ना। तो ये बेसिक आइडिया आपको लगा कि अगर हम वॉल्यूम के बारे में अगर जान लेते हैं तो उससे प्रेशर के बारे में जान लेंगे और उससे फिर टेम्परेचर के बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि हमारा प्रोसेस था ना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, अगर ये हमारे प्रोसेस में हो रहा है तो इसको हम लोग टीएस डायग्राम पे कैसे समझेंगे। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कंप्रेशन हो रहा है तो इसमें क्या होगा, ये तो पता ही है, वॉल्यूम आपका घटेगा, ये तो ट्रेंड हम बिल्कुल समझ रहे हैं। जब हम किसी चीज को कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा, राइट। वॉल्यूम अगर घट रहा है तो प्रेशर के साथ इनवर्सली ट्रेंड है, तो योर प्रेशर विल इंक्रीज ना। किस अनुपात में होगा ये पावर डिफाइन करेगा ना, पावर जितना है उस प्रोपोर्शनल में है। बस हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो कहना इससे टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा। तो यहां से आपको एक ट्रेंड मिलेगा ना, किसमें, जब हम कंप्रेशन करते हैं। तो सारे पावर साइकिल में आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है, तो यहां से टेम्परेचर का ट्रेंड पता चल गया। पी और भी का जो ट्रेंड है उसे हम लोग पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, टी पता चल गया। अब हम इंट्रोपी के बारे में जानेंगे। ये क्लियर है कि एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, ओके, ठीक है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं टीएस डायग्राम पे इसे समझने की कोशिश करूं तो एक चीज है कि ग्राफ अपवर्ड जाएगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट है, ऊपर जाने पे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, बट कैसे जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको
इंट्रोपी के बारे में समझना होगा। तो इंट्रोपी के ट्रेंड को समझना है तो सबसे पहले उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस को समझना होगा। तो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो क्या था, ds बराबर dq बाय टी विथ एजम्पशन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को हम लोग नेग्लेक्ट रख रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो आप जानते हो कि एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो यहां से हम इस पार्ट को जीरो कर सकते हैं। तो समथिंग बाय जीरो विल बी जीरो ना। तो क्या हम देख रहे हैं कि एडियाबेटिक, कोई भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो यहां पे ds जो है वो जीरो है। ds क्या है, स्मॉल चेंज इन इंट्रोपी, वो जीरो है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहां से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा s बराबर कांस्टेंट ना। s बराबर कांस्टेंट का मतलब हुआ इंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, मतलब कंप्रेशन करें एक्सपेंशन करें कोई फर्क नहीं होगा। अगर वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो इंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। चलिए, तो इसीलिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन को क्या कहा जाता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, या रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन को कहा जाता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। चलिए, तो ये क्लियर है, ये कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इस प्रोसेस को, ठीक है, मैं मान ले रहा हूं 1 to 2 मेरा ये प्रोसेस अगर लेट सपोज है, तो ये कैसा होगा, चूंकि इंट्रोपी कांस्टेंट है ना और टेम्परेचर बढ़ेगा, डेफिनेटली दिस विल बी वर्टिकल लाइन, S1 बराबर S2 थ्रू आउट द प्रोसेस, इंट्रोपी इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। टेम्परेचर बढ़ रहा है इसीलिए वर्टिकल लाइन होगा लेकिन अपवर्ड। चलिए, यही चीज को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो वो एक्सपेंशन हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, एक्सपेंशन में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम, अगर हम ये कंप्रेशन का हमारा ट्रेंड अगर है तो इसी को अगर हम अपोजिट कर दें तो वो क्या होगा, एक्सपेंशन का होगा। लाइक एक्सपेंशन में हमेशा वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपोजिट ट्रेंड प्रेशर का होगा, घटेगा टेम्परेचर घटेगा। तो चलिए, ये जो रिलेशन आया वो किसके लिए है हमारे पास, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए। इंट्रोपी सेम सिचुएशन, तो उस केस में टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो वर्टिकल लाइन ही होगा ना। तो मैं मान लेता हूं जितने भी हमारे प्रोसेस थे, अगर मेरा एक्सपेंशन प्रोसेस लेट सपोज 3 to 4 है ना, किसी भी पावर साइकिल में 1 to 2 और 3 to 4 हम लोग इसे लेते हैं। ऐसे आप कहीं से भी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशनल वे में हम लोग कंप्रेशन को 1 and 2 लेते हैं, फिर हीट एडिशन को 2 to 3 लेते हैं, फिर एक्सपेंशन को 3 to 4 और फिर 4 to 1 हीट रिजेक्शन को। तो ध्यान देखिए, अगर ये बात है तो मान लेते हैं कि एक्सपेंशन में हमारा ये लाइन कैसा होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, टेम्परेचर T3 T4 ना, और यहाँ पे S3 बराबर S4। तो चलिए, एक कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करें तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि जो भी हमारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे या रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, वो हमेशा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की लाइन TS डायग्राम पे कैसी होगी, ठीक है, वर्टिकल लाइन। चलिए, तो ये याद रखेंगे, दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन। वर्टिकल लाइन होगा, कंप्रेशर है तो कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा इसलिए अपवर्ड, और अगर एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर घटेगा तो डाउनवर्ड, लेकिन होगा वर्टिकली ही, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब कई बार बच्चों के मन में होता है कि सर अगर ये रिवर्सिबल वर्ड नहीं रहे, सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस रहे, तो क्या एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हैं? योर आंसर इज नो, नहीं, कभी भी हम सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक नहीं कहेंगे। जब तक ये रिवर्सिबल वर्ड नहीं होगा तब तक नहीं बोल सकते हैं। तो एवरी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस अगर हम कहते हैं तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। अगर उसे हम मान लेंगे तो ये तो जीरो होगा, बट देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ डेल्टा एस जनरेशन, तो वहां पे एस कांस्टेंट नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस मे बी मे नॉट बी, वो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस मस्ट बी आइसेंट्रोपिक। इसको हमने टीएस डायग्राम में समझ लिया, ठीक है। चलिए, अब जिस तरह से ये वर्टिकल लाइन है उसी तरह से हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत इजी है, आसानी से आप समझ सकते हैं ना। तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस को समझें तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और टीएस डायग्राम में अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, अगर मेरा वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, हॉरिजेंटल लाइन। अब दिक्कत ये है कि हॉरिजेंटल लाइन में इंट्रोपी कांस्टेंट टेम्परेचर में इंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, ये एक सवाल है। तो फिलहाल समझिए कि जिस तरह से आइसेंट्रोपिक लाइन हमारा वर्टिकल लाइन हुआ, आइसोथर्मल लाइन जो होगा वो हमारा कैसा होगा, हॉरिजेंटल लाइन होगा, ठीक है। और उसमें इंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा इसका फैसला फिर इसी इक्वेशन से आ जाएगा। चलिए तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम लोग, हमारा सेकेंड प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डिफिनीशन क्लियर है, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। चलिए तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब कैसी लाइन होगी, हॉरिजेंटल लाइन। नाउ अब इसमें ये तो क्लियर है कि ये हॉरिजेंटल लाइन है, लेट सपोज ना, ये तो क्लियर है। बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस ना, ये एरो आगे होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें एक ऑब्जर्वेशन को कि अगर मेरा एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मींस इंट्रोपी बढ़ रहा है, और एरो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में तो इंट्रोपी घट रहा है। तो इंट्रोपी के ट्रेंड से हम प्रोसेस को पता कर सकते हैं। फिर कैसे पता चलेगा, सेम फॉर्मूला, ds बराबर dq बाय t ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर हमारे प्रोसेस में हीट एडिशन हो रहा है, जैसा कि कार्नोट साइकिल में होता है ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस पे हीट एडिशन एंड देन हीट रिजेक्शन, तो वन बाय वन अगर हम देखें, यहां पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया ना, तो आप देख सकते हो फॉर दिस प्रोसेस ds इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dq, मतलब जो हीट ट्रांसफर में ट्रेंड होगा वही ट्रेंड हमारा क्या होगा, इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी में होगा। तो अगर हम केस 1 ले लेते हैं, हीट एडिशन, मान लेता हूं मैं कि हीट एडिशन हो रहा है इनटू द प्रोसेस, तो डेफिनेटली dq विल बी सम पॉजिटिव क्वांटिटी, और dq सम पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो व्हाट विल बी द ट्रेंड, I can write some positive quantity by temperature, this whole quantity will be positive. तो change in temperature positive है, sorry change in entropy is positive, पॉजिटिव को लिखा जा सकता है ds is greater than 0, और जब भी चेंज हमारा पॉजिटिव होता है, ध्यान रहे जब भी चेंज होता है, चेंज हमेशा लिखा जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि फाइनल इंट्रोपी इज ग्रेटर देन इनिशियल, और यहां से आपको समझ में आएगा कि मेरा इंट्रोपी जो है s का वैल्यू वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो अगर हीट एडिशन हो रहा है, लेट सपोज मान ले रहा हूं मैं कि यहां पे कुछ हीट एडिशन हो रहा है, डेफिनेटली एरो कैसा होगा ना, मान लेते हैं ये 2 डैश, ये 3 डैश प्रोसेस है ना, तो एरो राइटवर्ड होगा क्योंकि इंट्रोपी बढ़ेगा। सेम चीज रिवर्स हो जाता है हीट रिजेक्शन में, अगर आप ध्यान से समझें, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन होगा तो योर dq विल बी निगेटिव। कैसे ये प्लस माइनस हो रहा है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, हीट इनटू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम निगेटिव, तो ये अगर निगेटिव होगा तो यहाँ आपको ds जो है वो निगेटिव हो जाएगा, और ds निगेटिव होगा तो सेम रिजल्ट अपोजिट हो जाएगा, इनिशियल इंट्रोपी विल बी मोर, फाइनल इज लेस, तो यहां से हम समझ लेंगे मेरा इंट्रोपी घट रहा है। तो चलिए, तो इस फॉर्मूला के आधार पे इंट्रोपी के ट्रेंड को हम समझ सकते हैं। तो अगर इसी में अगर मैं हीट रिजेक्शन कर दूं इस प्रोसेस से, ठीक है, बाहर की ओर एरो देते हुए, तो यहां पे जो हमारा फिर जो प्रोसेस हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा, इंट्रोपी 3 से मान लेते 3 डैश टू 4 डैश,
ठीक है, चलिए ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ऐसे प्रोसेस को मान लूं तो इनिशियल से फाइनल आने में एंट्रोपी हमारा घट रहा है, तो ये हीट रिजेक्शन होगा। चलिए, तो अब आप दो प्रोसेस समझ चुके हैं ना, दो प्रोसेस को हम बहुत आसानी से समझ चुके हैं। पहला प्रोसेस हमारा क्या था ना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट, और दूसरा जो हमारा प्रोसेस था आइसोथर्मल। अब इन दो प्रोसेस को यूज करके एक पावर साइकिल तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं, वो कौन सा है, कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल में आप जानते हैं जो भी हमारे प्रोसेस हैं क्या है, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और दो आइसोथर्मल प्रोसेस है। याद करिए व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस हमारा था आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। चलिए, तो इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो आइसेंट्रोपिक अगर कंप्रेशन हो रहा है तो एरो ऊपर होगा, मान लेते हैं 1, दिस विल बी 2 ना, ओके। दूसरा प्रोसेस था कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, तो ध्यान से दीजिए, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन अभी तुरंत पढ़ा, एंट्रोपी विल इंक्रीज, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। चलिए 2 to 3 प्रोसेस। फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में हमारा वर्टिकल लाइन, एरो विल बी डाउनवर्ड क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, राइट, ओके। नाउ दिस विल बी द पॉइंट 4 क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन होगी और साइकिल भी कंप्लीट करना होगा, अगेन आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, तो दिस विल बी योर एरो। तो ये आपका हो गया कार्नोट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम। यहाँ पे T1 will be equals to T4 will be your lower temperature and here will be your T2 will be equals to T3 will be T higher temperature. This is your TS diagram, right? This will be your heat addition Q1, let's suppose. This will be your Q2 heat rejection. ये temperature constant और ये दोनों entropy constant. Cycle क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, 1 हमने लिया है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, हमने दो प्रोसेस को समझा और दो प्रोसेस के आधार पे तुरंत ही कार्नोट साइकिल का टीएस डायग्राम देख लिया। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद अब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि जो बचे हुए पावर साइकिल है उसमें आप देखेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, यही दो ऐसे प्रोसेस हैं जिसका यूज किया गया है, ठीक है। तो ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, जूल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एंड रिजेक्शन, डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, डुअल में ये दोनों हैं। चलिए, तो अगर इस दोनों को हम समझ लें तो टीएस डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा कि टीएस डायग्राम में हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा टीएस डायग्राम है और इस पे हमको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ना, और थर्ड प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम में इसका अगर इक्वेशन हम देखें तो यहां से कुछ हमें क्लू नहीं मिलेगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट ना, हम लोग कुछ एंट्रोपी के बारे में भी नहीं बता सकते हैं जब तक कोई आइडिया नहीं हो। तो एक चीज है, मैंने बताया अभी तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि अगर हम किसी भी लाइन को किसी भी पॉलिनोमियल को या कोई भी फंक्शन को ग्राफ पे लाना चाहते हैं, तो अगर उसके स्लोप के बारे में मुझे आइडिया लग जाए ना, कि उसका स्लोप कैसा है, उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उससे हम लोग एंगल का पता लगाते हैं जो टेंजेंट होता है, और उससे आपको पता चलेगा कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इसका स्लोप पॉजिटिव है तो मे बी एंगल थीटा 90 से लेस होगा, 90 से बड़ा होगा। तो कई सारी चीज़ें वहाँ से स्पष्ट होती है। तो चलिए, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में तो अगर मैं टीएस डायग्राम का स्लोप आपसे पूछूं, लाइक इट्स अ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तो स्लोप विल बी डी वाई बाई डी एक्स। तो टीएस डायग्राम का जो हमारा स्लोप होता है, ध्यान से देखेंगे, दैट विल बी योर डी टी बाय डी एस। तो अगर ये हमको निकल जाता है ना, तो जाके कहीं ना कहीं हम कुछ ले सकते हैं। अब डी टी डी एस कहाँ से आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे जोर देना होगा और हम फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ में ध्यान रखेंगे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है डेफिनेटली डीवी विल बी, चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फॉर प्रोसेस क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस
dw। dq को हम आसानी से लिख सकते हैं इंट्रोपी इक्वेशन से ना, dq विल बी dq बाई टी विल बी ds, तो यहां से dq इज रिटन एज tds। चलिए इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमको स्लोप में ds चाहिए। चलिए तो दिस कैन बी रिटन एज tds। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक है तो आई कैन राइट cv इंटू dt प्लस ना, वर्क अगर देखें दैट विल बी योर pdv। ये मैं ले रहा हूं क्लोज सिस्टम के लिए, राइट। तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो ध्यान से देखिए, ds भी है dt भी है, राइट। लेकिन एक और डाटा है हमारे पास कि dv इक्वल्स टू 0। अगर इसको पुट कर देंगे तो दिस होल टर्म विल बी 0। तो यहां से हमारे लिए dt बाई ds निकालना बहुत आसान है ना। किस प्रोसेस के लिए? एज्यूमिंग वॉल्यूम कांस्टेंट दैट विल बी t बटा cv ना। तो ध्यान से दीजिए कि इसका स्लोप जो है cv तो किसी गैस के लिए फिक्स होता है, तो मेनली टेम्परेचर का वेरिएशन है। दैट मीन्स अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर अगर बढ़ता है, राइट, कैसे बढ़ेगा? जब उसमें हीट एडिशन करेंगे ना। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन करते हैं जैसा कि हम मोटरसाइकिल में करते हैं, तो हीट एडिशन होने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब उसका स्लोप विल इंक्रीज। स्लोप अगर इंक्रीजिंग है और यहां मैं देख सकता हूं कि स्लोप भी पॉजिटिव है, तो दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, स्लोप ठीक है पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग भी है। इसका मतलब पॉजिटिव है तो इसका जो टेंजेंट होगा, ध्यान से दीजिएगा ना, इसमें जो हमारा टेन थीटा होगा, ठीक है, थीटा की बात करेंगे तो थीटा विल बी लेस देन 90 ना। और इंक्रीजिंग फंक्शन है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, बट चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वहां नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही तरह का ग्राफ बचता है, वो बचता है कुछ इस तरह का। ध्यान से देखिए ना, स्लोप जो है यहां पे थीटा इज लेस देन 90, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे यहां पे देखें T1 है, टेम्परेचर बढ़ के T2 हुआ, तो यहां पे देखेंगे थीटा 1, यहां थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 ना। तो आई कैन से दैट कि कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप कैसा होगा? इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा ना, और कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। कैसा होगा? ये कर्व होगा। समझने वाली बात है ना। ये जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा? कर्व होगा, और वो भी इंक्रीजिंग, ठीक है। ओके, अब हम सिमिलरली अगर देखें तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को भी इसी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा कि कांस्टेंट प्रेशर अगर प्रोसेस को समझना है तो प्रेशर को कांस्टेंट लेना होगा, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो योर डीपी विल बी 0 ना। तो यहां तो हमारा पीडीवी था कि अगर हम इसको कैसे ले रहे हैं? फॉर क्लोज्ड सिस्टम। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन को ओपन सिस्टम के लिए लिखूं तो आपको याद होगा इसके दो टीडीएस इक्वेशन के दो वर्जन होते हैं। एक हो जाएगा हमारा फॉर ओपन सिस्टम, अगर इसी चीज को मैं लिखूं फर्स्ट लॉ को ना, तो सेम इक्वेशन dq तो dq ही रहता है। जो रोल इंटरनल एनर्जी क्लोज सिस्टम में प्ले करता है, सेम रोल एंथैल्पी प्ले करता है, तो दिस विल बी योर डेल्टा H। चलिए प्लस ओके, जिस तरह से ये पीडीवी वर्क है, इसमें हमारा होता है माइनस VDP वर्क। दिस इज योर फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम। तो प्रेशर कांस्टेंट है, दिस टर्म विल बी 0, दिस टर्म विल बी 0। तो ये इसको लिखा जा सकता है TDS बराबर CP इंटू DT। तो यहां से आपका जो स्लोप आ गया ना, यहां से इसका अगर हम स्लोप देखें DT बटा DS at pressure constant that must be T बटा CP, ठीक है। तो एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम था तो CV आया, इसमें कांस्टेंट प्रेशर है तो CP आया, बाकी सेम आया, राइट। अब तो उसका भी ट्रेंड जो हमारा अगर हम देखें तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन के साथ साथ कांस्टेंट प्रेशर लाइन भी जो है हमारा होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन भी इसी तरह का होगा क्योंकि सिमिलर पैटर्न हमको मिल रहा है, राइट। चलिए, तो अगर ये इसी तरह का होगा तो वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो जो लाइन होगा क्या वो सेम कंसाइड करेगा, या इसके नीचे होगा, या इसके ऊपर होगा। चलिए, तीन पॉसिबिलिटी है, राइट।
ये भी हो सकता है, मैं ये भी मान सकता हूं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप डुअल साइकिल को अगर ध्यान से देखें तो डुअल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन भी है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन भी है। तो जब तक आप दोनों प्रोसेस को एक साथ नहीं समझेंगे, कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है, तब तक हम कैसे उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट? अब फिर हम लोग मैथमेटिक्स पे आते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन ऊपर है, इसका मतलब क्या होगा? स्टीपर है, और जो नीचे होगा उसका मतलब फ्लैटर है। तो फ्लैटर या स्टीपर का कॉन्सेप्ट स्लोप से आता है कि किसका स्लोप ज्यादा है। अब ये दो स्लोप का वैल्यू हमारे पास है ना, दिस इज द वैल्यू T/CV एंड T/CP। अगर ध्यान से देखें तो ये स्लोप कौन सा ज्यादा होगा? जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो कर्व स्टीपर होगा और वो एबव होगा, जिसका स्लोप कम होगा वो फ्लैटर होगा और वो नीचे होगा। कंडीशन यही है, इनिशियल पॉइंट विल रिमेन सेम। अब अगर ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालॉजी है ना, कि कौन सा बड़ा है ना, T/CV बड़ा है या T/CP बड़ा है। चलिए, तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर इसका कांस्टेंट है, राइट? और डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर अगर कांस्टेंट हो तो जो छोटी संख्या नीचे होगी वो ओवरऑल बड़ी हो जाएगी। और तो आप जानते हो CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV ना, तो CP बड़ी संख्या है तो ऊपर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जितनी बड़ी होगी ये ओवरऑल छोटी हो जाएगी। तो यहां से चलिए, तो क्लियर हो रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप कम होगा क्योंकि नीचे CP है और CP हमेशा किसी भी गैस के लिए बड़ा होता है, और इसमें CV है और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए एक ही वैल्यू है। तो आई कैन से दैट, तो एक चीज क्लियर हो गया ना, क्या क्लियर हो गया? चलिए, ये क्लियर हो गया कि स्लोप ऑफ वॉल्यूम लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ प्रेशर लाइन। चलिए, तो हमारा वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा हो गया, स्लोप ज्यादा हुआ मतलब वॉल्यूम लाइन हमेशा स्टीपर होगी, मींस प्रेशर के एबव होगी। तो ये कभी नहीं हो सकता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है ये। तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है ना, ये 3 है। अगर इस प्रोसेस को हम समझें तो TS डायग्राम में हम हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट को बता सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों वैल्यू याद रखें, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे कि कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन और प्रेशर लाइन का वैल्यू क्या है, किसका स्लोप ज्यादा होता है, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा दैट मीन्स वॉल्यूम लाइन इज मोर स्टीपर देन प्रेशर लाइन। चलिए, तो ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे और ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो प्रेशर का खींचना सीख लिया हमने, वॉल्यूम का सीख लिया। अब हम किसी भी जो रेस्ट 4 पावर साइकिल हैं उसका आसानी से TS डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि TS डायग्राम हम बाकी बचे पावर साइकिल का कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑटो साइकिल में 4 डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है? तो उसको TS डायग्राम पे आप कैसे ड्रॉ करिएगा? तो 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे, तो 2 वर्टिकल लाइनें होंगी और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं, हीट एडिशन एज वेल एज हीट रिजेक्शन। तो वहां भी हम आसानी से उसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो हमारे पास जो 1 to 2 प्रोसेस है वो क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो मैंने आपको बता दिया था कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में हमेशा वर्टिकल लाइन एंड अपवर्ड, ठीक है? यहां पे हमारा हो जाएगा S1 विल बी इक्वल्स टू S2, ठीक है? ओके, चलिए इसको मान लेंगे, दैट विल बी T1, दैट विल बी T2। अब यहां से हमारा है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन खींचा था, ठीक है ना? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन में अगर हम एंट्रोपी ट्रेंड को समझें कि टेम्परेचर ना, तो अगर हीट एडिशन, अगर ध्यान दीजिएगा, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? तो कभी भी हीट एडिशन होगा तो एक चीज तो क्लियर है, टेम्परेचर विल इंक्रीजेस, ठीक है? तो अगर एंट्रोपी ट्रेंड को समझें तो DS बराबर dQ बाय
T. हीट एडिशन हो रहा है, डेफिनेटली dq विल बी सम पॉजिटिव क्वांटिटी एंड टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो ये भी कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, जब भी हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, लेट सपोज मान लेते हैं Q1 हो रहा है, तो D बराबर आई कैन राइट Q1 बाय T। Q1 को क्या लिखा जा सकता है डिफरेंशियल में ना, CV इंटू dt बाय T ना, मान लेते हैं स्मॉल ही है ना, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हमेशा क्या होता है CV इंटू dt। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ना, तो यहाँ से आपको 1 to 2 अगर हम प्रोसेस ले लेते हैं तो यहाँ से S2 माइनस S1 दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा S विल बी CV ना इंटीग्रेशन dt बाई T 1 to 2 दैट विल बी CV ln T2 बाय T1, ठीक है। और जैसा कि देख रहे हैं कि हीट एडिशन होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दिस ऑल विल बी योर पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला हो गया अगर चेंज इन एंट्रोपी निकालना चाहते हैं, बट हमें ट्रेंड से मतलब है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा अपवर्ड, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम ना, एंड दिस विल बी योर लेट्स सपोज हीट एडिशन Q1, ओके राइट। अब चलिए ये हमारा आ गया यहाँ पे, राइट। अब जो हमारा प्रोसेस है 3rd to 4 वो क्या होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रोसेस याद होंगे। तो चलिए यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉप होगी, ठीक है, दिस विल बी डाउनवर्ड 2 to 3, दिस विल बी 4, समवेयर ये ड्रॉ होगा। आगे चल के मैं बताऊंगा कि मैक्सिमम वर्क डन के लिए ये T2 और T4 बराबर होते हैं ऑटो साइकिल में, ठीक है। ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन है, लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ तक मान लेता हूँ ना। उसके बाद हमारा फिर से है अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, उसमें टेम्परेचर घटेगा ना, तो यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर होगा ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये हो जाएगा T2 बाई T1, या इसको आप लिख सकते हो T फाइनल बटा T इनिशियल। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फाइनल पॉजिटिव, लेकिन जब टेम्परेचर घटेगा तो दिस टर्म कम्स टू बी निगेटिव, तो उस केस में फिर इंट्रोपी आपका घटेगा, इसलिए ग्राफ इधर होगा। दूसरी बात, पावर साइकिल है, क्लॉकवाइज में जा रहा है, ये वापस फिर 1 पे इसको आना है, तो सिमिलर नेचर ना, तो दिस विल बी योर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, द साइकिल विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा हो गया ऑटो साइकिल का डायग्राम TS में, राइट। अब इसी प्रोसेस में अगर मैं चाहूं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं मैं, आप लोग कर सकते हैं कि डीजल साइकिल में अगर ध्यान से देखें तो डीजल साइकिल में ऐसा विशेष कोई चेंज नहीं होता है। अगर मैं मॉडिफिकेशन करूं डीजल साइकिल में तो 1 to 2, 3 to 4, 4 to 1 प्रोसेस विल रिमेन सेम, सिर्फ जो अंतर हमारा होता है कहीं ना कहीं वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है, उसके जगह क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर होगा, राइट। तो इसका भी ट्रेंड उसी तरह का होगा ना, तो इस लाइन में थोड़ा सा इससे हम हल्का नीचे खींच लेंगे। अगर मैं ऐसे खींच दूं, मान लेते हैं कि दिस विल बी द 3rd पॉइंट, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी योर डीजल साइकिल, वेरी सिंपल। अगर इंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट एडिशन हो रहा है, तो दिस विल बी सिंपली Cp dt, एवरीथिंग विल रिमेन सेम ट्रेंड। तो ये हमारा हो गया डीजल साइकिल। तो ऑटो और डीजल साइकिल को अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल करना हो, इफिशियंसीज का निकालना हो, फॉर एग्जांपल अगर समझे कि आपको कह दे कि इस साइकिल का इफिशियंसी बताइए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को भी समझ लीजिए ना। तो किसी भी अगर इफिशियंसी हम चाहते हैं तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थर्मल इफिशियंसी, दैट इज W net बाय heat supply. Heat supply means heat addition, Q1 है। For a cycle, can I write W net will be Q net by
Q1 और यहां से हमारा हो जाएगा Q1 माइनस Q2 दैट इज नेट हीट ट्रांसफर, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, बाय हीट एडिशन योर फॉर्मूला विल बी Q2 बाय Q1। अच्छा ध्यान दीजिए कांस्टेंट प्रेशर पहले हम लोग ना डीजल के लिए देखते हैं क्योंकि उसी का है, अब ऑटो का डिटेल चर्चा हम करेंगे ना। 1 माइनस Q2 क्या है, हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा, क्या होगा m CV लेंगे क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर, हमेशा लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो फाइनल बड़ा कौन है T4, छोटा कौन है दिस, देन तो T4 माइनस T1, यहाँ T1 माइनस T4 भी लिख सकते हैं, दैट विल कम्स निगेटिव क्योंकि ये Q2 है, बट मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो बड़ा टेम्परेचर कौन है T4, इसलिए T4 माइनस T1। हीट एडिशन लिखेंगे सिमिलर फैशन में CP इसलिए क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हीट एडिशन हो रहा है। व्हाट इज लार्जर टेम्परेचर T3, इसको लिख दीजिए T3 माइनस T2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए अगर यही चीज हम ऑटो साइकिल के लिए लिखें तो ये तो सेम होगा, यहां पे बस एक ही अंतर होगा, वो क्या हो जाएगा CP हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे ना, फिर हमारा इफिशियंसी का आएगा शॉर्टर फॉर्मूला कंप्रेशन रेशियो के टर्म में, जो हम लोग डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन खींचने आ गया तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डुअल साइकिल और ब्रेटन साइकिल के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं डुअल साइकिल में 5 डिफरेंट प्रोसेस यूज किए जाते हैं और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन पहले होता है और उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है ना, तो हीट एडिशन 2 बार होगा। तो चलिए उस डुअल साइकिल को देखते हैं कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस विल बी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, योर ग्राफ विल बी वेरी सिमिलर, एरो ऊपर, हाँ 1 to 2 आप देख सकते हो, राइट। दिस इज योर इनिशियल टेम्परेचर कंप्रेशन से पहले, कंप्रेशन के बाद। अब क्या है कि पहले कांस्टेंट वॉल्यूम है देन कांस्टेंट प्रेशर, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन जो है स्टीपर होती है, ऊपर होती है, और ये फ्लैटर होता है, दैट मीन्स उस कर्व के नीचे होगा। तो अगर इसको यहाँ ड्रॉ करिए तो थोड़ा सा देखेंगे कि दिस विल बी योर कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, लेट सपोज ना। तो मान लेते हैं कि 2 to 3 हमारा हुआ, यहां तक हमारा हीट एडिशन हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जो हम हीट एडिशन करेंगे वो करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर अगर इस पॉइंट से खींचेंगे तो ये इसके नीचे ही होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। ये अगर आगे इसको बढ़ाएंगे तो इस तरह से बढ़ेगा इंक्रीजिंग ट्रेंड में, लेकिन अगर इस पॉइंट से खींचेंगे, ये भी तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली ये इसके साथ कुछ इस तरह का डायग्राम बनाएगा ना। क्यों? फिर वही रीजन, प्रेशर लाइन इज फ्लैटर ना देन कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। ये फ्लैटर है, नीचे होगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ होगा, क्योंकि इसका स्लोप कम है, राइट। मैं बता चुका हूं। चलिए, तो ये हमारा है, समझने के लिए था। दिस विल बी योर पॉइंट 4। चलिए, हो गया। इसके बाद तो आसान है, राइट। चूंकि हीट एडिशन हो रहा है, डेफिनेटली DQ विल बी पॉजिटिव, तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा, राइट। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक्सपेंशन लाइन है, तो कुछ हमारा एक्सपेंशन लाइन 4 to 5, और उसके बाद फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो जो ये ब्लैक का ट्रेंड है बिल्कुल उसी तरह का हमारा हो जाएगा। तो दिस ओनली डिफरेंस इज एरो विल बी डाउन, क्योंकि हीट रिजेक्शन में हमेशा इंट्रोपी घटता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारा S1 इज इक्वल्स टू S2 और ये हो जाएगा S4 इज इक्वल्स टू S5, ये S डायग्राम। ओके, मूवमेंट अगेन वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज सेंस, क्योंकि ये पावर साइकिल है, तो ये हमारा हो गया डुअल साइकिल, ठीक है। अगर इसका हीट एडिशन हीट रिजेक्शन लिखना चाहें तो हीट एडिशन, तो पहले क्या होगा, हीट एडिशन ड्यू टू कांस्टेंट वॉल्यूम, तो mCV फाइनल टेम्परेचर T3, कैन आई राइट T3 माइनस T2 प्लस, अब हीट एडिशन होगा ड्यू टू प्रेशर,
तो mCp फाइनल टेम्परेचर T4 माइनस T3, ये हीट एडिशन आ गया। अगर आपसे कोई हीट रिजेक्शन पूछे तो हीट रिजेक्शन पूरी तरह कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कैन आई राइट mCp T5 माइनस T1, ये दोनों पता है। कैन यू गेट द इफिशियंसी ऑफ डुअल साइकिल? डेफिनेटली Q2 बाय Q1। पुट करिए, सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट द आंसर, राइट। चलिए, तो ये हमारा डुअल साइकिल हो गया। अब हम लोग देखते हैं जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल। तो आप ध्यान से देखें, ऑटो साइकिल और जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल का ग्राफ काफ़ी सिमिलर होता है। क्यों सिमिलर होता है, गौर से देखेंगे, इवन रिजल्ट्स भी काफ़ी सिमिलर होते हैं ना। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम 2 प्रोसेस हैं और आइसेंट्रोपिक 2 प्रोसेस, उसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर है और 2 है। तो अगर मैं इसी में मॉडिफाई कर दूं, ठीक है, तो चूंकि वॉल्यूम का भी ट्रेंड ऐसा ही होता है, तो सिर्फ ये जो हमारा होगा वो ध्यान से देखेंगे तो दिस विल बी स्लाइटली चेंज्ड ना, 1 to 2 एंड 3 to 4 विल रिमेन सेम ना। ये तो डुअल का हो गया। अगर मैं मान लीजिए ब्रेटन साइकिल के लिए डायग्राम ड्रॉ करूं ना, तो ब्रेटन साइकिल में क्या 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ना, ये होते हैं 2 and 2। ओके, तो इसमें देखेंगे ना आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। अब है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन चूंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो आप किसी भी तरह से इंक्रीजिंग खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मान लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन, दिस विल बी योर हीट एडिशन ना। ओके, इसको भी मान लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन, क्योंकि दोनों का ग्राफ सिमिलर होता है। तो दिस विल बी योर 4, दिस विल बी योर 3, यहाँ हो जाएगा S3 बराबर S4 S1। हीट एडिशन हीट रिजेक्शन लिखना अगर चाहते हैं, ठीक है। चलिए, जूल साइकिल के लिए मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, दिस इज फॉर जूल साइकिल। तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर है तो Cp नाउ T3 माइनस T2, तो दिस विल बी हीट एडिशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर लाइन। सिमिलरली हीट रिजेक्शन, तो यहाँ mCp होगा नाउ T3 की जगह होगा T4 माइनस T1। इसी तरह से आप इसका भी इफिशियंसी निकाल सकते हैं, जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल का। तो कोई भी थर्मोडायनामिक साइकिल में मेन यही है, हीट एडिशन हीट रिजेक्शन को आप टेम्परेचर के टर्म में ले आएँ, उसको सॉल्व करें, आपको इफिशियंसी निकल जाएगा। डायग्राम प्लॉट करें ना। तो चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, TS डायग्राम ड्रॉ करना। तो आपके सिलेबस में तो इतना ही है ना। लेटर ऑन हम लोग कंपैरिजन भी पढ़ेंगे कि किस साइकिल की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए, सेम प्रेशर रेशियो के लिए, सेम मैक्सिमम प्रेशर, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो हम लोग IC इंजन में जब इंटर करेंगे तो एक बार उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो TS डायग्राम में आपके सिलेबस में इतना ही है ना, वेरियस प्रोसेस के TS डायग्राम में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको TS डायग्राम समझ में आया होगा। शायद इंट्रोपी के कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प जरूर करेंगे समझने के लिए, तो एक बार इसको देखें। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको समझने के बाद एक बार खुद से 5 प्रोसेस को बिना किसी हेल्प के ड्रॉ करके देखें, क्या आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर करेंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम लोग ऑटो साइकिल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।